एक चीज तो मैंने तुम्हें बताई थी सेंटर ऑफ मास, अब जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में जानते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का m1 r m2 r mi r and divided by m1 plus m2 m। कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं होने भी। अगर मैं ये तो पता चली क्या r1 क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ m1, r2 क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ m2। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये बताइए क्या चीज है किसकी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी। तो कांस्टेंट ही है, कोई प्रॉब्लम। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आ जाएगी, m1 गिवन m2 v2 mi अपॉन m1 m2 mi। एक बढ़िया फॉर्मूला ये है आपका, एक बढ़िया फॉर्मूला ये है आपका। ऐसे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी, m1 v1x m2 v2x। मेरे पास समझ आ गई। तो वेलोसिटी ऐसे y की आ जाएगी और ऐसे क्या आ जाएगी z की आ जाएगी। इसका एक बार और चलो एक बार बताओ ये चीज क्या है, कौन सा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम ही हो गया ना, तो खूब सारे मास से बना हुआ है, जैसे अपनी गैलेक्सी मान लो खूब सारे मास, ये आगे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा कैपिटल M इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या चीज होती है, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो ये किसकी वेलोसिटी है, तो ये किसका मोमेंटम होगा, तो इसको बोलते हैं मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जरा ध्यान से देखिए किसके बराबर है, ये क्या चीज है, एक पार्टिकल का मोमेंटम, ये दूसरे का, ये जैसा मतलब ये कौन सा मोमेंटम हो गया, टोटल मोमेंटम हो गया। इसका मतलब नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम या टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। नहीं मेरी बात, मतलब आप हर एक पार्टिकल का मोमेंटम निकालो उसको वेक्टोरियली ऐड करो, या फिर आप सीधे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो और उसका मोमेंटम निकालो, एक ही बात है। तो यहाँ से एक चीज पता चलती है मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 गिवन से पहले ज्वाइन कर दो, तो सेंटर ऑफ मास मोमेंटम है, नेट मोमेंटम भी वही चीज होती है। कई बार समझ में आती है, अभी मैं इनको यूज में दूंगा तो फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। अब तो समझ गए, मैं थोड़ा ऐसे स्टेप आ गया ना, एक बार और नहीं। ये क्या चीज है, एक्सेलरेशन ऑफ किसके बराबर है, m1 a1 m2 a2 mi a। क्या लॉजिक समझ में आया, यस डिवाइडेड बाय ये।
समझ में आ गया? समझ में क्या रहता है सिग्नल फॉर्मूला? मिटा दोगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो इस केस में। दिखाई दे तेरे पास? देखते हैं इसकी वेलोसिटी v ऊपर कितना फीट है और v ऊपर, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 8 और ये कितना आ जाएगा? 6। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन कितनी आ जाएगी? 20 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 10, इस आ गया 3.6, ये आ गया 3.6। क्या लॉजिक समझ में आ गया? ऐसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन क्या आ जाएगी? प्लस 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10, कितनी आ गई? 2.1। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गई? 3.6 I प्लस 2.1 J है। मैं मान के चल रहा हूँ कि I डायरेक्शन वाली कौन सी डायरेक्शन है? J डायरेक्शन। अब मेरे हिसाब से ऐसे कुछ कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, तुम्हें एक्सेलरेशन भी निकाल ही लोगे, जो वहाँ पे वेलोसिटी वहाँ पे क्या कर दोगे? एक्सेलरेशन कर दोगे, है ना? अगर मैं आपको बोलूँ इसका, अब इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो या तो आप सीधे इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 36 I कैप प्लस 21 J कैप, या फिर आप क्या करो हर एक का मोमेंटम निकालो वेक्टर, उसको ऐड करो, सेम ही चीज है, वेरीफाई कर सकते हो करना चाहो। ये भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये भी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये I डायरेक्शन मान लो और ये J डायरेक्शन मान लो, मोमेंटम बताओ सिस्टम का, ये फिक्स्ड है ग्राउंड। ऐसे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पूछ सकता हूं तुमसे, है ना? जैसे वेलोसिटी तेरे को ऐसे एक्सीलरेशन आएगा,
cos theta एक है और v कॉमन 1 minus 2 sin theta। ये वेलोसिटी हो जाएगी v cos थीटा, यस ये हो जाएगी v sin थीटा। गलत तो नहीं कर दिया? नहीं सही गलत कर दिया यार। कैसे ऑल्टरनेट एंगल थीटा नाउ ठीक है v cos थीटा और v sin थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी v cos थीटा अपॉन 3m, टोटल मास तो 3 है सर पर 2m भी तो है ना सर। हाँ ये 2m आएगा बाय 3m तो कितना आ जाएगा 2v cos थीटा बाय 3। ऐसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन कितनी आ जाएगी m into v minus 2m into v into sin theta upon 3m, यही है ना? तो ये क्या आ जाएगा v 1 minus 2 sin theta, यही है कि तो मेरे हिसाब से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी। दोनों का क्या कर दोगे सम कर दोगे क्या लगे समझ आ गया सबको? तो नेगेटिव है इसको आई माना तो माइनस वेलोसिटी होगी ना आगे बढ़ सकते बेटा तो सर अगर तो आई मान तो एप्सिलॉन नेगेटिव होगा ना v cos थीटा दूसरी साइड अच्छा ऊपर ऊपर वाला बिल्कुल सही बात है। मैंने y का बता दिया मिटा दो ना इसको तो वैसे एक बात बता सकते हो मोमेंटम क्या चीज है बता सकते हो मोमेंटम क्या चीज है लिखो मोमेंटम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी it is a momentum it is a vector quantity it is defined as product of mass and velocity it is defined as product of mass and velocity it measures the motion contained in a body it measures the motion contained in a body मेरे को एक ट्रक आ रहा है और एक पत्थर आ रहा है किसको रोकना ज्यादा आसान है तो मैं क्या बता पत्थर मान लो बंदूक से चलाए कैसे रोक और ट्रक एकदम धीरे है हो सकता है उसको रोक इट मींस जिसमें जितना ज्यादा मोशन होगा उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा या दो चीजें रुकी हुई हैं किसको किस ठीक है या फिर जिसको जितना ज्यादा दो चीजें रेस्ट है दोनों को सेम मोशन देना है इसका मतलब दोनों को सेम वेलोसिटी नहीं देनी मोशन कंटेन्ड इन बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ज्यादा मास है कम वेलोसिटी तो फिर उसमें खूब मोशन है थोड़ा मास है वेलोसिटी ज्यादा इसका मतलब उसमें मोशन ज्यादा है मास भी कम है वेलोसिटी भी कम है मास बहुत कम है वेलोसिटी ज्यादा है तो मोशन कम है आया क्या बात समझ आ रही अगर जिस स्पीड से बॉल आती है उसको तुम कैच करते हो उस स्पीड से कोई आपकी तरफ मान लो 50 किलो का पत्थर फेंक दे तुम कैच कर लोगे आराम से नहीं रोक पाओगे ना इसका मतलब तुम किसको नहीं रोक पाओगे मोशन को ही बोलते हैं ना मोशन को कॉज करने के लिए एफर्ट चाहिए होता है चेंज इन मोशन आया ना इसका मतलब जो डेफिनेशन की है फोर्स की कि मोशन को चेंज करने के लिए जो एफर्ट किया दैट इज फोर्स तो अब मोशन कितना चेंज होगा
गिवन यूनिट ऑफ टाइम। अब वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? फोर्स डिटरमाइन कर रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या? मोशन ही तो हुआ ना, नीचे तो टाइम ही है उसके अंदर। क्या मेरे पास है? अब लॉजिक समझ में आया? मास इनटू वेलोसिटी क्या देता है? चेंज मोमेंटम देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है, मोशन कंटेंट इन बॉडी। अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो बताइए दीवार, एक बॉल इधर गई, मास m v वेलोसिटी, टकरा के वापस इधर आ गई, मास m v वेलोसिटी। क्या इसका मोमेंटम कोई चेंज हुआ है? क्या कितना मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम क्या इसका? बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी मैंने बोला ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, या डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना, तो जब डायरेक्शन ही चेंज होगी तो वेक्टर चेंज हो गया, तो मोमेंटम चेंज हो गया। तो तुम देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है? m into v, और फाइनल मोमेंटम क्या है? माइनस m into v। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? p फाइनल माइनस p इनिशियल, सब वेक्टर है ना, ये तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? प्लस माइनस से काम चल रहा है, डायरेक्शन बताने का। तो p फाइनल कितना है? माइनस m माइनस इनिशियल कितना है? m into v। तो कितना आ गया डेल्टा p? माइनस 2। ये लॉजिक समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल, ये भी वेलोसिटी से आई कोण, थीटा एंगल के साथ टकराई, v वेलोसिटी से वापस जाएगी, m ही मास है और थीटा ही है। एक बार देख के आइडिया बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है इसका? 1, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। चेंज इन मोमेंटम बताओ। चेंज इन मोमेंटम सॉल्व कर रहे हैं? हाँ, क्या है आंसर? ऑब्वियस सी बात है, 0j कहते हो, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो पहले मोमेंटम था, बाद में भी इधर उतना ही, तो इस डायरेक्शन में कहाँ चेंज हुआ मोमेंटम? भाई इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट देखिए, ये क्या आ जाएगा? v sin थीटा आ जाएगा, और इसका ये कंपोनेंट देखिए, ये भी क्या आ जाएगा? v sin थीटा आ जाएगा। तो इधर का मोमेंटम mv sin थीटा और बाद में भी mv sin थीटा, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं है। मेरे पास नहीं है, बात समझ में? मोमेंटम सिर्फ इसी डायरेक्शन में चेंज हुआ है, दैट इज पहले ये वाला क्या था? m into v cos थीटा, और बाद में इधर हो गया।
अब बताओ सेम चीज है, तो मोमेंटम सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में चेंज हुआ है, परपेंडिकुलर टू द वॉल। तो वॉल ऐसे फोर्स लगाती है, ऐसे कहाँ लगाती है, क्योंकि तुम्हें पता है फोर्स किससे बराबर होता है, डेल्टा V बाय डेल्टा T, है ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होगा, वेक्टर चीज है। तो दीवार इसके ऊपर इधर थोड़ी फोर्स लगा सकती है, दीवार तो नॉर्मली इधर ही लगाएगी। तो मेरी बात समझ में आई है नहीं, बस आगे आनी थी तो कहाँ जाते थे। अब थोड़ा सा फील आ गया वेक्टर क्या है, मोमेंटम क्या है, मोशन कंटेन इन बॉडी, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मास इनटू वेलोसिटी, दोनों का प्रोडक्ट ही मेजर करेगा। और चेंज इन मोमेंटम की कैलकुलेट करना है, एक चीज बताओ, एक ब्लॉक है जमीन पे रखा हुआ है, इसका मास है 5 है, m मास की इक्विवेलेंट है v0 वेलोसिटी से। जब इक्विवेलेंट इसके बाहर निकली तो इसकी वेलोसिटी होगी v0/4। इसका चेंज इन मोमेंटम क्या है बुलेट के, कितना चेंज है, अरे सीधा बताओ ना यार। -3m/4 है ना। तो ये जितना मोमेंटम, अगर मान लीजिए स्मूथ सरफेस पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अगर इसको इसको सिस्टम मान सकते हैं, तो इसको कितना मोमेंटम मिला होगा, तो -m/4। तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी, इसको कितना मोमेंटम मिल गया, 20 इसका मोमेंटम m0 था, इसका कितना हो गया 3m/4। तो इसका मतलब कितना होना चाहिए मोमेंटम, 3m/4 इसका मोमेंटम होना चाहिए, that should be equal to 5m into v dash, v dash इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, m से m गया तो कितना आ जाएगा, v dash इसके बराबर है 3v0/4। इसका मोमेंटम कितना था, टोटल मोमेंटम अभी भी क्या होना चाहिए, ठीक है कितना ही होना चाहिए, इसका कितना है 3m/4 mv0/4। तो इसका क्या होना चाहिए मोमेंटम, मोमेंटम बोल रहा हूँ, मास भूल जाए, इसका क्या है 3m/4 के बराबर होना चाहिए, 3m/4 प्लस m/4 इक्वल टू m into v0। अब समझ में आ गई बात। तो मैंने कहा इसका मोमेंटम है 3m/4 इक्वल टू मास इसका 5m into इसकी वेलोसिटी v dash, तो v dash की वेलोसिटी नहीं है, आगे ना। तो अगर मैं पूछूं कि कितनी एनर्जी का लॉस हो गया, पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फिर इसकी निकालो, इसकी निकाल लो, इन दोनों का इसकी काइनेटिक एनर्जी इससे माइनस कर दो, ये लॉस हुआ है, हाँ है ना। ऐसा तो मैंने कल भी करवाया है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मोमेंटम का आप सोच कैसे सकते हो, बस सिंपल ये सोचना कि कंजर्व करना है और कुछ नहीं सोचना, तो ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें मोमेंटम कंजर्वेशन बताई किया था, एक बार फिर से बता दूं थोड़ी इस टाइप से। मान लो खूब सारे पार्टिकल्स हैं, ये तो तुम्हें पता ही है ना कि जो फोर्स होता है वो dp/dt के बराबर होता है, ये तो पता ही है। ये F कौन सा फोर्स होता है, इंटरनल होता है एक्सटर्नल होता है, ये सबको पता है। F नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू x या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। आज जरा चेकिंग कर लेंगे, m1 मास, m2 मास, mi मास, mg मास। ये
जे 1 2 पे फोर्स लगा 2 1 पे, तो मैंने लिख दिया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू I, फोर्स ऑन I ड्यू टू 2। ये तो सारे कौन से फोर्सेस हो गए? मैं इसको सिस्टम मानता हूँ इंटरनल। क्यों? एक ने इसके लगाए तो दूसरे ने इसके लगाती है। ये सारे ऐसे कैसे बने? अब ध्यान से और बना देते हैं। फोर्स ऑन J ड्यू टू I, फोर्स ऑन I ड्यू टू J। अब मान लो इसके ऊपर ही लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स F J एक्सटर्नल, है ना? इस पे इधर लगा है F I एक्सटर्नल, इस पे इधर लगा है F1 एक्सटर्नल। क्या लॉजिक समझ आया? कैपिटल F हर एक पे लगा है। ये एक्सटर्नल का मतलब क्या है? जिसको सिस्टम मान लेना, इससे बाहर वाली कोई चीज इन पे फोर्स लगा रही है। अब मेरे पास समझ में आ गई? पक्का? पक्का। मतलब एक गैलेक्सी पे दूसरी गैलेक्सी वाली बॉडी फोर्स लगा रही है, उसको एक्सटर्नल हो गई। एक ही गैलेक्सी के अंदर जो बॉडीज है उसको मैंने सिस्टम मान लिया, तो इंटरनल फोर्स हो गई, एक बॉडी जो दूसरे पे लगा रही है। अब ध्यान से देखना, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है? P1 मोमेंटम, P2 मोमेंटम, Pi मोमेंटम, Pj मोमेंटम। ये प्रॉब्लम, ये बात ये तो मैंने अभी बताया था कि नेट मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो, क्या है ये? क्या है? चेंज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी देखते हैं क्या आता है। ये क्या है? dP1 by dt, dP2 by dt, dPi by dt। समझ आ गया ना? dPj by dt। ध्यान से समझना, जरा ध्यान से देखो ये चीज क्या है। अब इस पे तो जो भी फोर्स लग रहे हैं फर्स्ट पार्टिकल पे, वो कौन से होंगे? F I एक्सटर्नल प्लस F1 पे 2 प्लस F1 पे 3 F1 पे ड्यू टू I, सारे F1 पे ड्यू टू J, अंदर वाले सारे पार्टिकल। अरे वो तो मैंने बनाया है आई के, तो बने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 खूब सारे बने होंगे, मैं मान के चलता हूँ। आया है ना? ये बनाए चाह रहे हैं आई के का मतलब नंबर चेंज बढ़ाते जाओ। इसका क्या आंसर आएगा? इसका क्या लिखोगे? F आई नहीं बना है, F2 एक्सटर्नल ऐसे लिखोगे प्लस F21 प्लस F23 प्लस F2I प्लस FIJ, ऐसे सारे लिखोगे। ऐसे इसके बारे में क्या लिखोगे? FI एक्सटर्नल, ये मेरे पास प्लस FI1 FI2 FIJ, ऐसे इसके लिए भी आ जाएगा कुछ ना कुछ। ध्यान से देखो, होने दे। मैं तो इस पार्टिकल की बात करूं ना, जब एक पार्टिकल के मोमेंटम की चेंज की बात करूं तो उसके ऊपर फोर्स देखूंगा, और क्योंकि वो पॉइंट पार्टिकल ही हो गया तो इंटरनल फोर्सेस का कोई मतलब ही नहीं है मेरे लिए। हाँ या ना? दिखाई नहीं दे रही। अगर ध्यान से देखो, क्या ये F12 और F21 कैंसिल हो गए? क्यों? इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक्शन रिएक्शन पे। हाँ या ना? इनका सब तो हमेशा क्या होगा? 0 होगा।
ऐसे ही F13 और F23 F13 और F31 भी कैंसिल हो गए। ऐसे ही F1I और FI1 वो भी कैंसिल हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे देखोगे तो देखोगे कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस कैंसिल हो गए सारे के सारे। असल कौन से बचे? तो इन सबका सम आएगा तो क्या आएगा? F नेट एक्सटर्नली तो आया ना? क्या आया? F नेट एक्सटर्नल F नेट एक्सटर्नल। अब नेट एक्सटर्नल किसके बराबर है? किसके बराबर है? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन dt। और मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। आया ना? तो यार तभी तो बोलते हैं F नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब दिखाई देगा वो नेट एक्सटर्नल क्यों आ रहा है? मतलब तुम्हें फील आ गई वो कैंसिल हो जाता है। ऐसा नहीं वो लगते ही नहीं है, दोनों बातों में अंतर है। ऐसा नहीं कि इंटरनल फोर्स लगते ही नहीं है, इंटरनल फोर्सेस एक्ट होते हैं ऑन द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। पर बात ये है कि वो कैंसिल हो जाता है मैथमेटिकली। अभी मैं इसकी और बढ़िया फील दूंगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है? कितना तो लिखो। क्या बोलना? अरे तुम्हारा क्या मानना है? फिर मुझे कहा ऑनलाइन क्यों हो गया? ऑनलाइन अरे बाहर नहीं कर रहे शाम शाम को तेरे पास सुबह ऐसे सुबह तो पापा हां इसका मैसेज पड़ जाएगा। अभी ग्रुप में है क्या और ग्रुप में है हां अरे पूरे 10 की याद बैठेंगे ना रूम में सारी इकट्ठी क्या पता उनको तो 50 का तो प्रॉब्लम है हमको बुला रहे हैं तो फेवरेट ऑफलाइन टेस्ट होगा ऑफलाइन होगा ऑफलाइन पूरा ले एक्चुअली नाम बोल रहे थे सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सही है ऑफलाइन में तो ऑनलाइन मैंने हम देने आ जाना ऑनलाइन जब कोऑर्डिनेटिव और केमिस्ट्री देंगे ना देखो फिर तो मजा आएगा और नेक्स्ट में पढ़ाएंगे हां तो केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं हो गया था बड़ा बस शिक्षक का यदि फैमिली मेरा में मम्मी को मैं मम्मा को दादी का नाम से बोलता यार इसमें को दो एक फाइनेंस तो नहीं है मैं बोलना ये क्या बोलेगा नहीं बोलेगा शादी और जिस में मत आएगा वो भी है वो आप मेरे साथ एक कोई भी क्या बोलेगा ये बोलना ऐसे को बोलेगी नहीं मतलब तो पापा ही अगर नहीं आएगा तो सारे देखेंगे तो आएगा तो बोलेंगे कि तूने दिया और एक बात ऐसा नहीं है उस बात से ऐसा भी नहीं जब ना चलवा नहीं कराएगा मेरे को बहुत समझ आ रहा है बस इसके लिए जरूरी है अगर नहीं आएगा तो सबको बचेगी हां उसे ज्ञान के साथ से तो दो पैसे दो यार की इससे क्या टेस्ट छोड़ो क्लास में तो नहीं होता पता मुझे ही बंदा है वही रात से था सुबह बच्ची तेरी कार में बोल देती है फिर दुनिया का साथ हां सही बात है तो उसको कुछ ध्यान रखो ना सब पूरा बैक में छूट जाएगा तो जाता नहीं वो आप पढ़ना
दो चार महीने हो गए तो किसने पढ़ा दिया किसने पढ़ा ट्यूशन को रखना ट्यूशन तो पढ़ाई ट्यूशन नहीं कर सकते ये वो एक्सटर्नल एक सारी कौन का लगाया नहीं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो पार्ट्स अच्छा खुद लगाया आज हमारी केक भी खा लेंगे हाँ यार मुझे जब स्टार्ट क्लास होती है ना क्लास में एक होती है हमारे से ना 10 को 11 बजे छोड़ दिया बस 11 से लेके 12 बजे तक ब्रेक और मुझे हम मेरा नंबर लिख लिया यस सर लिखो अब देखो मैंने कल याद करवाया अब यहाँ पे देखोगे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है कंजर्व रहेगा अभी तो मैंने कल लिखवाई थी तो और कैसे लिखो नहीं तुम लिख लोगे ना इसके बाद ठीक है वो थोड़ी सी जगह छोड़ दे रहा हूँ उसको लिखना फिर लिखो from the above equation you can see though internal forces cancel out mathematically but still they are exerting force on each other but still they are exerting force on each other ये बस बेटा तो यस ये तो मैंने लिखा है अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे तो रेस्ट में रहेगा अब इस चीज को एक बात और समझते हैं इसी स्टेटमेंट को आगे करते हैं देखो ये करवाया है मैंने F नेट एक्सटर्नल is equal to B P सेंटर ऑफ मास अपॉन dt ये लिखा है अगर सिस्टम का मास कांस्टेंट है और कांस्टेंट मास सिस्टम then net external किसके बराबर आ जाएगा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन dt अरे यार यही आएगा मास तो बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट है ना मतलब इसको ऐसे तो लिखोगे ना d मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आया ना तो m तो बाहर आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन किसका होता है कांस्टेंट वेरिएबल का लेकर सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन कर देते हैं ये चीज क्या आ गई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया देन नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है सेंटर ऑफ मास अब देखो मैं उसी चीज को थोड़ा और करेक्ट कर रहा हूं जो तुमने एनएलएम में पढ़ा था वहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की बात ही नहीं की है ना पर अब सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं क्योंकि अब तुम इंटेलिजेंट हो गए ठीक है और तुम रियली में देखोगे कि ये काम नहीं करेगी ये चीज चलो फटाफट बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा इसका नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा
एक्सीलरेशन अगर मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो मेरे को ये बताओ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? यार मास 3 टू द 6 जो वेलोसिटी का था वैसे तो करना था माइनस 4 टू द 4 ये नेगेटिव डायरेक्शन है नहीं किया ये हमने या फिर अभी वेलोसिटी वाला क्या मैंने बोला जस्ट एक्सीलरेशन के साथ भी वही करो जिसके साथ डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 तो कितना आ गया 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है ना एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें इस तरह से में टेंशन कितनी होगी इस तरह से में टेंशन कितनी होगी 24 और इस तरह से में भी 24 यार पूरी रस्सी तो सेम ही है इसमें क्या दिमाग लगा तो t आ गया यहाँ पे 24 t आ गया यहाँ पे 24 अब ध्यान से देखना इसके नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है और इसके नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है अगर मान लो मैं इसको एक सिस्टम मान लूं पहले तो नहीं मान सकते थे क्यों क्योंकि उन्हीं को सिस्टम मान सकते थे एनएलएम में पढ़ा था जिनका एक्सीलरेशन सेम हो लेकिन इनकी तो डायरेक्शन ही अलग है तो सेम कहां पे बताइए मेरी बात अगर मान लो मैं दोनों का एक सिस्टम मान लेता हूं तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन लगा रहे हैं सिस्टम पे टेंशन और एनजी तो नीचे की तरफ नेट फोर्स क्या लग रहा है और ऊपर की तरफ नेट फोर्स क्या लग रहा है 48 तो 50 माइनस 48 ये तो नेट फोर्स लग गया सिस्टम पे टोटल मास कितना है सिस्टम का 5 so this should be its acceleration आया जरा देखो ये कितना रहा है 2/5 it means acceleration of the system is equal to acceleration of center of mass आया तो ये जो आपको टेक्निक सिखाई है ना ठीक है ये इसलिए सिखाई है क्योंकि इससे पहले हम जो भी सिस्टम पढ़ते थे वो रिजिड बॉडी होते थे आ रही है बात समझ तो जिनका एक्सेलरेशन जैसे इस मार्कर को मैं फेंकूं यूं फेंक दूं मैं ट्रांसलेट कर रहा है तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम ही हो गया मेरी बात समझ में आई नहीं है तो मैं इसको सिस्टम मान सकता था लेकिन अगर मान लो मैं दो पत्थर बांध रखे हैं स्प्रिंग के साथ और उनको कंप्रेस कर लो फिर फेंक दो तो यूं यूं करके हो जाएंगे अब तो मैं इनको सिस्टम भी नहीं मान सकता आया ना क्योंकि पहले जो एनएलएम पढ़ा था उस हिसाब से बात है कि इट मींस अब जो नॉन रिजिड बॉडीज भी हैं आया ना मैं उनको भी सिस्टम मानने का तरीका सीख रहा हूं बेसिकली क्या बात है तो देखो इतना बढ़िया तरीका हो गया अगर तुम एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास एक तो ऐसे सॉल्व करो कि एक का एक्सेलरेशन निकालो फिर करो वो बताओ ऐसे क्यों करो पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स दे दो डिवाइडेड बाय क्या कर दो टोटल मास कर दो आपको एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास ही आएगा तभी तो क्या कहते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अब जी ये सिस्टम हो कोई सिस्टम हो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें एक कंफ्यूजन और भी आया स्प्रिंग मास सिस्टम का याद करो कईयों का दिमाग खराब हो गया था ये बात सुन के ये एम मास है और ये 2m मास है और मैंने कहा था अगर वो ऊपर वाली स्प्रिंग काट दो ध्यान से देखना क्या काट दो ऊपर वाली मेरे को बता इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ 2m का क्या होगा एक्सेलरेशन काट दे 0 रहेगा सबको लगा यार 0 कैसे होगा ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी इसको लगा था ना उस दिन तो मैंने बोला जैसे इसको काटूंगा अभी क्या होगा इसमें फोर्स क्या होगा k1x1 k1x1 किसके बराबर होगा 2mg इसमें कितना होगा k2x2 3mg काट दूंगा तो ये तो 0 ही हो गया एकदम से अब देखो इसके नीचे की तरफ क्या लग रहा है 2mg इसको काटने से ये तो एकदम से कंप्रेस होगी तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा इस पे नीचे की तरफ स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगा रही 2mg और नीचे की तरफ और क्या लग रहा होगा mg है ना
तो मास से डिवाइड कर दो, इसका एक्सप्रेशन नीचे की तरफ कितना हो गया 3g, या नीचे की तरफ फोर्स कितना हो गया, स्प्रिंग लगानी है 2 mg और धरती माता ने लगा दिया है, तो टोटल कितना हो गया 3 mg डिवाइडेड बाय मास कर दो तो क्या हो गया, अभी भी नहीं बस पानी। अब देखो कितनी शानदार बात है ये। तो जैसे इसको किया था ना, सबका दिमाग खराब हो गया, यार ऐसा हो कैसे सकता है कि काट दिया इसको, ये तो ये हीरा है आया ना, लगा था ना उस टाइम पे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन एक बार एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो क्या है, अरे सीधा कैलकुलेट कर लो m into 3g, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना था m1a1 plus m2a2 upon m1 plus m2, बेसिक तरीका तो वही है, क्या आ रहा है देखो, क्या टाइम लगा जी है m into 3g, m into 3g 2m into 0, इसका एक्सेलरेशन 0, 2m into 0 divided by total mass 3m, this is the acceleration of center of mass। तो क्या आ गया आंसर, तो यार तुम्हें पता है जब काट दिया तो एक ही तो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, और वो फ्री फॉल, और फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या होता है वो यार आया, इसका मतलब एक का एक्सेलरेशन ज्यादा हो तो हो सकता है दूसरे का कम हो जी से, चलो जी समझ में आ गया। तो तुम्हारा थॉट तो सही था, इसको काटेंगे तो ये नीचे जाएगा, एक्चुअली ये नीचे नहीं जाएगा, ये हो सकता है रुका रह जाए, ये ज्यादा से जाए, लेकिन ओवरऑल इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो जी होगा। अब लॉजिक आ गया, कुछ बात दिमाग में बैठ, क्या बात दिमाग में बैठे तो हाँ, लेकिन ये आपका समझ आएगा ना चीज कैसे रुक जाती है स्प्रिंग काटने से, नहीं फील नहीं है इसकी, बस इनकी भी तो ऐसे ही काम बिल्कुल ऐसे काम करती है स्प्रिंग की, तो इसको बता दो। अब सुनो, तभी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फंडा समझ में आ गया क्या है, ये समझ में आएगा F net external force equal to acceleration of center of mass के मूव है, पहले तो सिर्फ रटा था, आज पता चल गया होगा, और अभी भी नहीं पता चला तो कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। इधर का जब मैं कहा ना, जब एडवांस के लिए पढ़ो तो थोड़ा सा रीजन ये भी पता चलता है ये ऐसा क्यों हो रहा है ना, और कल पढ़ रहे थे तो समझ में तो कल भी आ रहा था, लेकिन बस ये पता चला था अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसको फील करवा दूं क्या है मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन क्या है, मान लो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये m मास है, ये 2m मास है, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है, लग भी रही है कंप्रेस है ना, अब लग रही है ना, और इसको क्या किया एक धागे से बांध दिया, और इधर डायरेक्शन कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा, स्मूथ सरफेस है, इन दोनों को सिस्टम मान दिया। जैसे मैं इसको काट, अभी मोमेंटम क्या है इसका 0 है, जैसे मैं इसको जला दूं धागे को, ये किधर जाएगा इधर, ये किधर जाएगा, फिर जब ये इधर आएगा तो ये किधर आएगा इधर, आपको लग रहा है मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम 0 लग रहा है कैसे, सर वो क्योंकि काफी सारी एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होती जा रही है, एनर्जी का कोई लेना देना नहीं मोमेंटम से, मतलब मोमेंटम पूछ रहा हूँ, मैंने अभी तक पढ़ा है मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन, तो फिर क्या पढ़ रहे हो, तेरी भी बात का जवाब दूंगा 2 मिनट याद रखना।
हाँ ऐसे लग रहा है कि यार इसका तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका भी मोमेंटम चेंज हो रहा है। अभी जो पढ़ा दो सारा गड़बड़ हो गया, ये एक्सटर्नल फोर्स तो 0 था। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करोगे, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ढूंढ लो, उस पे ग्रीन कलर की एलईडी बार लगा दो, और अब क्या करो, अब अंधेरा कर दो और फिर इस धागे को जला दो, तब आपको ब्लॉक तो दिखाई नहीं देगी और एलईडी वही वही रहेगी। इट मींस मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कंजर्व या टोटल मोमेंटम कंजर्व है, पार्ट्स ऑफ द सिस्टम का नहीं है। इंटरनल फोर्सेस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम का तो मोमेंटम चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम नहीं कर सकते। इसका मोमेंटम अगर इधर p होगा तो इसका भी इधर p होगा, इसका p इधर होगा तो इसका भी p इधर होगा, है ना। तो नेट मोमेंटम 0 आएगा। तो इंटरनल फोर्सेस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं, बात याद रखना, क्योंकि वो एक्चुअली में प्रेजेंट तो है, लेकिन वो क्या करते हैं मैथमेटिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो लॉजिकली बात समझ आ गई। अब सुनो, इसको बांध के मैंने इसको इधर खिसका दिया, ये बांध के लाइट ऑन, इसको इधर खिसका दिया, तो ये यूं कहीं चलता जाएगा, बीच में धागा टूट गया जाते जाते, तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। आपको समझ में नहीं आएगा यार, आपका मोमेंटम कंजर्व हो रहा है ना। लेकिन आप क्या करो, लाइट बंद कर दो और फिर इसको धक्का मार दो, और फिर अगर ये धागा टूट भी जाएगा ना, आपको ये जो एलईडी है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती दिखाई देगी, चलिए बीच में कहीं भी ये धागा टूटे, है ना। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो किसका मोमेंटम कंजर्व है ना, या फिर टोटल मोमेंटम। लेकिन पार्ट ऑफ द सिस्टम का मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि पार्ट्स ऑफ द सिस्टम का तो मोमेंटम इंटरनल फोर्स भी चेंज कर देते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। पक्का? यस सर। अब पता चल गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्यों बोल रहा हूँ, या नेट मोमेंटम क्यों बोल रहा हूँ। इंडिविजुअल पार्टिकल देख के बेवकूफ मत बनना, लिखो ये बात। Internal forces can change momentum of parts of the system. Internal forces can change momentum of parts of the system, but cannot change total momentum or momentum of center of mass of the system. मेरे हिसाब से समझ में आया? यस सर। अब तेरा एग्जांपल तो एनर्जी के साथ गड़बड़ कर रहा था, तेरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब ये जो तेरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तेरे को इसको ऊपर लेकर जाना है, तो तू ऐसे अपने आप ऊपर जा सकता है ऐसे। तो जब तू चिन अप एक्सरसाइज करता है, तो तू क्या करता है, ऐसे ऊपर रॉड को पकड़ता है और फोर्स लगाता है और फिर तू ऊपर जाता है। तो चिन अप एक्सरसाइज करता है, उसके लिए तेरे को एक्सटर्नल फोर्सेस ही होता है, क्योंकि तू बॉडी का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। पर उस रॉड ने क्या तेरे ऊपर कोई वर्क किया है? क्यों? जहां पे फोर्स लगाया था वहां पे तो मोशन हुआ ही नहीं। तो नॉर्मल ने तेरे को एनर्जी नहीं दी, नॉर्मल एनर्जी तो तेरे को इंटरनल से मिली है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अच्छा, एक तो एनर्जी लग रहा है, ऊपर तेरे रॉड को पकड़ा, तो रॉड ने तेरे हाथ के ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगाया, रॉड तेरे पार्ट ऑफ द सिस्टम तो नहीं है, तो ऊपर जाता तो रॉड थोड़ी नीचे आ जाती है, आया ना? नहीं है मेरी बात समझ? तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं ना, जब भी आपको सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, एनर्जी का लेना देना नहीं है। एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी भी मिल सकती है,
इसके अंदर पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, बाद में इनके पास दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, नेगेटिव तो होती नहीं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से, इंटरनल फोर्सेस आया ना। तो इंटरनल फोर्सेस अब समझ में आ गया। चिन अप एक्सरसाइज में एनर्जी है लेकिन तो अपने आप ऊपर नहीं जा सकता, ऐसे हवा में पकड़ के चिन अप नहीं कर सकता, तो वही एनर्जी तो थी जब, क्यों, क्योंकि तेरे को मोमेंटम चेंज करने के, सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। नहीं है मेरे पास पक्का चार्ज जो पड़ा है समझ में आ गया। अब एससी की रीडिंग लगाना, ठीक है, अरे करवा देंगे हैं, अभी करवा देंगे।